हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, आपने देखा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डार्क रिएक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में जो हमारा था टॉपिक वो डार्क रिएक्शन था। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है ये आपको पता है। डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में। आपका आंसर होना चाहिए ये। ठीक है मित्रों, हमने देखा ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन जो केल्विन साइकिल चल रही थी, केल्विन साइकिल में क्या क्या हो रहा था और क्या क्या बॉटम लाइन थी, वो भी हमने केल्विन साइकिल की वीडियो में लास्ट में डिस्कस की थी, जहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक बार मैं फिर से मित्रों जो केल्विन साइकिल की या डार्क रिएक्शन की जो बॉटम लाइंस हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, चाहे एग्जाम नीट का हो चाहे एग्जाम नेट का हो। देखिए मित्रों, है क्या, फॉर वन कार्बन फिक्सेशन, फॉर वन कार्बन फिक्सेशन हमने देखा केल्विन साइकिल कितनी चली थी। एक केल्विन साइकिल चली थी एक कार्बन फिक्सेशन के लिए। एक वन केल्विन साइकिल ऑपरेट हुई थी एक कार्बन फिक्सेशन के लिए। और मित्रों हमने ये देखा कि जब एक केल्विन साइकिल चलती है तो केल्विन साइकिल में 1/6 प्रोपोर्शन कार्बन का जाता है किसके लिए, बोले तो फिक्सेशन में। फिक्सेशन और 5/6 कार्बन प्रोपोर्शन जो है ये जाता है रीजनरेशन में। ये बात हमने की थी। अब मित्रों यहां से एग्जामिनर कई टाइप के क्वेश्चन बना सकता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं जी, यहां से आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ड्यूरिंग वन केल्विन साइकिल या ड्यूरिंग केल्विन साइकिल कितना कार्बन फिक्सेशन में जाता है, कितना प्रोपोर्शन कार्बन फिक्सेशन में जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन कार्बन फिक्सेशन में जा रहा है, 1/6 ये प्रोपोर्शन फिक्सेशन में जाता है कार्बन का। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ड्यूरिंग वन केल्विन साइकिल कार्बन का कितना प्रोपोर्शन रीजनरेशन में जाता है, तो ये प्रोपोर्शन है 5/6। ठीक, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप ये बताइए प्लांट को ग्लूकोज बनाना है। अब प्लांट ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी केल्विन साइकिल चलाएगा या कितनी केल्विन साइकिल ऑपरेट होंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो मित्रों सीधी सी बात है, अगर एक कार्बन फिक्स करने के लिए एक केल्विन साइकिल चलानी पड़ रही है तो ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड, और 6 कार्बन कंपाउंड अगर फिक्स करना है, बनाना है प्लांट को, तो प्लांट को चलानी पड़ेंगी 6 केल्विन साइकिल। हो सकता है ग्लूकोज ना पूछे, कोई और कंपाउंड दे दे कि ये कंपाउंड प्लांट को बनाना है, अब आप ये बताइए कि प्लांट कितनी केल्विन साइकिल चलाएगा। तो मित्रों अगर एक का आपको पता है तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि जो भी वो पूछ रहे हैं, जितने भी कंपाउंड दे रहे हैं, हाँ ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि वो कंपाउंड कितने कार्बन का है। अगर आपको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिए जो आपको ये नहीं पता है कि वो कितने कार्बन कंपाउंड है, तब तो आप नहीं बता सकते कि कितनी केल्विन साइकिल चलेंगी। इसलिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए जो कंपाउंड वो देते हैं क्वेश्चन में कि वो कितने कार्बन कंपाउंड है। तो जितने कार्बन कंपाउंड प्लांट को बनाना होगा उनको बनवाना है प्लांट से, प्लांट उतनी ही केल्विन साइकिल चलाएगा। ठीक है, तो एक तो बॉटम लाइन ये थी। मित्रों एक बॉटम लाइन ये है कि हमने देखा फॉर वन कार्बन फिक्सेशन प्लांट जो खर्चा करता है
दो तो NADPH खर्च करता है, 2 ATP खर्च करता है ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन, ड्यूरिंग रिडक्शन। NADPH भी रिडक्शन के दौरान ही खर्च होगा, क्योंकि NADPH ही तो रिड्यूस करेगा। बाकी ATP तो क्या कर रहा था, ATP तो केवल रिएक्शन के डेल्टा G को नेगेटिव रखता है ताकि रिएक्शन आगे प्रोसीड करे, आगे कंटिन्यू रहे। तो डेल्टा G को नेगेटिव करने के लिए ATP का काम होता है। ATP फॉस्फोराइलेट करता है आफ्टर कार्बोक्सिलेशन। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेप केल्विन साइकिल में फॉस्फोराइलेशन का होता है, उसके बाद होता है रिडक्शन का फेज। रिडक्शन वाला स्टेप नेक्स्ट होता है आफ्टर फॉस्फोराइलेशन। पहला काम ATP का होता है। ठीक है जी, 2 ATP ड्यूरिंग रिडक्शन। और हम देखेंगे मित्रों, एक ATP यूज हो रहा था किसमें, ड्यूरिंग रीजनरेशन। एक ATP मॉलिक्यूल लग रहा था ड्यूरिंग रीजनरेशन। तो टोटल अगर खर्चे की बात करें ड्यूरिंग 1 कार्बन फिक्सेशन, तो मित्रों 2 NADPH प्लस 3 ATP, ये खर्चा हुआ एक केल्विन साइकिल को चलाने के लिए, या ये बोलिए आप एक कार्बन को फिक्स करने के लिए ये खर्चा हुआ। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा, अब वो ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि एक कार्बन को करने के लिए कितना खर्चा किया प्लांट ने, ना, ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि प्लांट ने बनाया ग्लूकोज, तो बताइए ग्लूकोज को बनाने के लिए प्लांट ने कितनी एनर्जी का खर्चा किया। तो जैसे मैंने बताया है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कंपाउंड कितने कार्बन का है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का है। तो अब बताना कौन सी बड़ी बात है, बता देंगे। 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। अगर एक कार्बन को बनाने के लिए इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है प्लांट को, तो 6 कार्बन को करने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, 12 NADPH और 18 ATP हो गया। इस तरह का मित्रों एक बॉटम लाइन और है केल्विन साइकिल की, जो लास्ट वीडियो में रह गई थी। वो ये है, फॉर 1 कार्बन फिक्सेशन, या बोले आप फॉर 1 केल्विन साइकिल, टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल खर्च होते हैं। तो मित्रों टोटल तो होते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल खर्च। एक वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल तो खर्च होता है ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। जब रुबिस्को कार्बन को ऐड करता है राइबुलोज 1,5-bis फॉस्फेट में, तब एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड हो जाता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं मित्रों ड्यूरिंग रीजनरेशन। तो टोटल इस तरह से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स खर्च हो जाते हैं ड्यूरिंग 1 केल्विन साइकिल और ड्यूरिंग 1 कार्बन फिक्सेशन। तो मित्रों यहां से बड़े तगड़े क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको बॉटम लाइंस पता है, कंसेप्ट पता है, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात है ही नहीं, इजीली बता देंगे। चाहे वो भले ही यहां से पूछ ले, एनर्जी को लेकर पूछे क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, वाटर को लेकर पूछे, कोई टेंशन नहीं। रिडक्शन पहले होता है या फॉस्फोराइलेशन पहले होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जी पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन के बाद पहले, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलेशन ही होगा। रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन करेगा, कार्बन को ऐड करेगा, कार्बन के ऐड होते ही फिर होता है फॉस्फोराइलेशन, ATP का काम आ जाता है। ATP रिएक्शन के डेल्टा G को नेगेटिव करेगा, जब फॉस्फेट ऐड कर देगा, अब काम आएगा रिडक्शन का। अब मतलब होगा अगला स्टेप रिडक्शन करता है NADPH। तो मित्रों ये थी बॉटम लाइंस कुछ डार्क रिएक्शन के बारे में।
और मित्रों हम पिछली वीडियो से, बल्कि पिछली नहीं, पिछली से भी पिछली वीडियो से एक बात आपको बड़े चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि जी डार्क रिएक्शन जो नाम है वो साइंटिस्ट ने गलती से दिया, मिसनॉमर है। डार्क रिएक्शन का डार्क से कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। डार्क रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो केवल और केवल ओनली एंड ओनली डे टाइम में होगी, रात में नहीं होगी। और उसके कारण दो बताए थे कि ऐसा क्यों होगा। क्योंकि डार्क रिएक्शन एक तो डिपेंडेंट है लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स पर। लाइट डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स जैसे NADPH पर डिपेंड है और ATP पर डिपेंड है। अब NADPH और ATP तो मित्रों दिन में ही बन रहे थे ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में चल रही थी। भाई थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटोकेमिकल रिएक्शन चल रही थी जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही बनते हैं क्या, NADPH और ATP। तो और डार्क रिएक्शन अगर इन दोनों पर डिपेंड है तो कैसे डार्क रिएक्शन रात में चल सकती है बताइए आप। चलेगी ही नहीं। चलेगी कब, केवल डे टाइम में, अगर डिपेंड है इन पर तो। दूसरा कारण ये था कि जो डार्क रिएक्शन में यूज होने वाले एंजाइम्स हैं, या मैं बोलूं जो केल्विन साइकिल में यूज होने वाले एंजाइम्स हैं, वो सारे की सारे एंजाइम्स, बल्कि सारे की सारे ना बोलकर मैं बोलूं मोस्ट ऑफ एंजाइम्स एक्टिवेट ही डे टाइम में होंगे, या बोलिए वो एंजाइम्स एक्टिवेट ही इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में होंगे। लाइट नहीं तो एंजाइम्स का एक्टिवेशन नहीं, और एंजाइम्स का एक्टिवेशन नहीं तो मित्रों केल्विन साइकिल नहीं। और जब केल्विन साइकिल ही नहीं चलेगी तो मित्रों फिर कैसी डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हुई ही नहीं तो नहीं चल पाएगी ना डार्क रिएक्शन। तो इस वीडियो में मित्रों हम यही देखेंगे कि ये तो देख चुके हम कि NADPH और ATP कैसे बने थे फोटोकेमिकल रिएक्शन के दौरान, तो ये तो हम तो देख चुके। अब तो देखना ये है कि लाइट कैसे एक्टिवेट करती है डार्क रिएक्शन के बोलिए, या आप केल्विन साइकिल एंजाइम बोलिए, केल्विन साइकिल एंजाइम्स को लाइट कैसे एक्टिवेट करेगी। इस वीडियो में मित्रों हमें यही समझना है। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, आ जाते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा इससे पहले मित्रों, जो भी केल्विन साइकिल के एंजाइम्स हैं, ये जब बनते हैं ना एंजाइम्स, तो इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। केवल इन एंजाइम्स को एक्टिव फॉर्म में तब लाया जाता है जब इनकी जरूरत होती है। जरूरत नहीं है तो ये किस फॉर्म में रहेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में। और जब इनको एक्टिव करना होगा तब इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे जिससे ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होने के बाद अपना काम करेंगे, काम करने के बाद फिर से इनएक्टिव हो जाएंगे। मतलब बॉटम लाइन ये है कि इन एंजाइम्स का होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशन होता है वो एक कोवेलेंट मॉडिफिकेशन होता है। ये आप देखिए कैसे। तो मित्रों बात स्टार्ट होती है PS1 से। PS1 कवर्ड होता है मित्रों, बताया था आपको जब फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई थी, प्रोटेक्टेड बाय लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और सन से लाइट पड़ेगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर जब लाइट पड़ेगी, लो जी पड़ गई। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से लाइट पहुंची PS1 को। अब PS1 हो जाएगा रिड्यूस लाइट पड़ने के बाद। लेकिन PS1 पर लाइट पड़ कब रही है ये बताइए। ये तो डे टाइम में पड़ रही है ना, जब सन है। ये जरूर याद रखना मित्रों कि PS1 रिड्यूस हो कब रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम। ड्यूरिंग डे टाइम बोले तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो गया जी PS1 रिड्यूस। PS1 क्या करता है, PS1 फेरेडॉक्सिन FD जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है FD को,
और जब अपना इलेक्ट्रॉन एफडी को दे देगा, ओहो, एफडी को दे देगा, तो मित्रों फेरेडॉक्सिन जो है एफडी, ये आ जाएगा रिड्यूस फॉर्म में। ये हो गया रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन लेकर किससे, PS1 से। अब PS1 ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया फेरेडॉक्सिन को, तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हो गया और खुद किस फॉर्म में आ गया, फिर से ऑक्सीडाइज फॉर्म में, PS1 ऑक्सीडाइज। यहां तक तो मामला क्लियर है, ठीक है। अब मित्रों ये फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज को। लो जी लिख देते हैं, फेरेडॉक्सिन फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज। ये एंजाइम मित्रों अभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ये एंजाइम ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। अब फेरेडॉक्सिन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म से ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा। यहां लिख देते हैं फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज किस फॉर्म में आ गया, रिड्यूस फॉर्म में आ गया। लो जी, अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है जो रिड्यूस फॉर्म है फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम की, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है थायरोडॉक्सिन को, तो थायरोडॉक्सिन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। मित्रों थायरोडॉक्सिन अब इधर तो बोर्ड पर आएगा नहीं, थोड़ा मिटा लेते हैं इधर से ही, आगे से ही, है ना, उसके लिए बिग सॉरी, क्योंकि पूरा आ नहीं पाया। तो मित्रों जब अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, थायरोडॉक्सिन को, थायोरेडॉक्सिन, और जो थायरोडॉक्सिन था इलेक्ट्रॉन देने से पहले थायरोडॉक्सिन किस फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये एरो ये वाली है, जो ये ऐसे आ रही है ना, ये थायरोडॉक्सिन वाली है, ये वाली। अब देखिए, तो थायोरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया रिड्यूस फॉर्म में, और जब रिड्यूस फॉर्म में आ गया थायरोडॉक्सिन किससे इलेक्ट्रॉन लेकर, फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज से, तो अब फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन रिडक्टेज किस फॉर्म में आ जाएगा, अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, तो थायोरेडॉक्सिन मित्रों हो गया रिड्यूस। अब थायोरेडॉक्सिन जब रिड्यूस हो गया तो थायोरेडॉक्सिन एक्टिवेट करेगा कुछ टारगेट एंजाइम्स को, कुछ टारगेट एंजाइम्स। टारगेट एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा कौन, थायोरेडॉक्सिन। मित्रों थायोरेडॉक्सिन के बारे में कुछ बातें बताता हूं। थायोरेडॉक्सिन जो होता है, जो थायोरेडॉक्सिन प्रोटीन है, वो एक यूबिक्यूटस प्रोटीन है, और थायोरेडॉक्सिन का रिडक्शन, थायोरेडॉक्सिन यूबिक्यूटस प्रोटीन का रिडक्शन करता है PS1, और PS1 कब कर रहा है, ड्यूरिंग डे टाइम। क्लियर है ना ये बात, कि थायरोडॉक्सिन यूबिक्यूटस प्रोटीन का रिडक्शन किया PS1 ने, और PS1 ने कब किया, ड्यूरिंग डे टाइम। अब थायरोडॉक्सिन एक्टिवेट करेगा कुछ टारगेट एंजाइम्स को, टारगेट एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। अब टारगेट एंजाइम्स कौन कौन से होंगे वो हमें देखना है।
तो बताते हैं, फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन टारगेट एंजाइम्स जो थायरोडॉक्सिन जिनको एक्टिवेट करेगा, जिन एंजाइम्स को, वो कौन कौन से होंगे? तो मित्रों, एक एंजाइम तो होता है रुबिस्को एक्टिवेज, और ये रुबिस्को एक्टिवेज खुद एक्टिव होने के बाद थ्रू थायरोडॉक्सिन बाद में एक्टिव करेगा रुबिस्को को। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है ये कि जी क्या थायरोडॉक्सिन रुबिस्को को डायरेक्ट एक्टिवेट करता है? तो भैया डायरेक्ट तो नहीं करता। थायरोडॉक्सिन पहले एक्टिवेट करता है रुबिस्को एक्टिवेज को, और बाद में रुबिस्को एक्टिवेज एक्टिव होने के बाद फिर वो एक्टिव करेगा किसको? रुबिस्को को। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि रुबिस्को इज इनडायरेक्टली एक्टिवेटेड बाय थायरोडॉक्सिन, नॉट डायरेक्टली। क्लियर है ना यहां तक? मित्रों, दूसरा एंजाइम जो होता है जिसको थायरोडॉक्सिन एक्टिवेट करता है वो होता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तीसरा एंजाइम जो होता है वो होता है मित्रों फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट फॉस्फेटेज। लो जी, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट फॉस्फेटेज। चौथा एंजाइम जो होगा वो होगा मित्रों सूडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज। लो जी, सूडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज और जो पांचवा एंजाइम होता है मित्रों वो होता है फॉस्फोराइबुलोकाइनेज। राइबुलोकाइनेज। तो थायरोडॉक्सिन टारगेट करता है 5 एंजाइम्स को जो केल्विन साइकिल के हैं, जिनको एक्टिव करता है। केल्विन साइकिल में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहा रुबिस्को एक्टिवेज एक्चुअल में खुद एक्टिव होने के बाद करेगा रुबिस्को को एक्टिव बाद में। पहले खुद एक्टिव होगा थायरोडॉक्सिन के थ्रू। तो देखिए जी, ये है 5 एंजाइम: रुबिस्को एक्टिवेज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट फॉस्फेटेज, सूडोहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट फॉस्फेटेज, और पांचवा है फॉस्फोराइबुलोकाइनेज। ठीक है, ऐसा क्या करेगा भाई थायरोडॉक्सिन इनमें जो एक्टिव हो जाएंगे? तो मित्रों, जो ये एंजाइम्स हैं, बोले तो टारगेट एंजाइम जो है, जो टारगेट एंजाइम होता है ना, टारगेट एंजाइम वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में बोले तो सल्फर के बीच में इनमें बॉन्ड होता है, जितने भी एंजाइम्स हैं, और जब ऐसा होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म कहलाती है। ये इनएक्टिव होती है, इनएक्टिव, कोई काम नहीं करेंगे केल्विन साइकिल में। तो थायरोडॉक्सिन क्या करता है? थायरोडॉक्सिन, जो रिड्यूस थायरोडॉक्सिन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इनको देता है और एक्टिव कर देता है इन सभी को। कैसे? जब टारगेट एंजाइम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे
मित्रों जो सल्फर सल्फर का बॉन्ड था वो खत्म, क्योंकि टारगेट एंजाइम रिड्यूस हो गए। किसके थ्रू? थायरोडॉक्सिन के थ्रू। जो रिड्यूस था उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया टारगेट एंजाइम को और सल्फर सल्फर का बॉन्ड खत्म। अब टारगेट एंजाइम हो गया एक्टिव। अब एक्टिव हो गया तो केल्विन साइकिल को में अपना काम करेगा। इस तरह से थायरोडॉक्सिन टारगेट एंजाइम्स को एक्टिव करता है और ड्यूरिंग एक्टिवेशन करता सिर्फ इतना ही है, रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करने के बाद टारगेट एंजाइम्स का जो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड होता है वो हट जाता है और आ जाता है एक्टिव फॉर्म में, इस फॉर्म से। अब मित्रों आपने देखा, क्या आपने ये देखा कि कैसे केल्विन साइकिल में यूज होने वाले एंजाइम्स केवल एक्टिव होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब मान लो लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं है तो मित्रों क्या थायरोडॉक्सिन की रिड्यूस फॉर्म बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। अब जब थायरोडॉक्सिन की रिड्यूस फॉर्म ही नहीं बन पाई तो थायरोडॉक्सिन के टारगेट एंजाइम्स को जो केल्विन साइकिल में यूज होंगे उनको एक्टिव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और जब नहीं कर पाएगी तो किस बात की केल्विन साइकिल चलेगी बताइए आप? केल्विन साइकिल चलेगी ही नहीं। और जब केल्विन साइकिल ही नहीं चली, जो डार्क रिएक्शन की साइकिल है, तो किस बात की डार्क रिएक्शन? कोई डार्क रिएक्शन नहीं। तो सही बोला था ना कि डार्क रिएक्शन डार्क में होने वाली रिएक्शन नहीं है, डार्क रिएक्शन डे में ही होने वाली रिएक्शन है। बोले तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही होने वाली रिएक्शन है। बात समझ में आ गई ना? अब मित्रों अब हम देखते हैं कि कैसे रुबिस्को एक्टिवेज रुबिस्को को एक्टिव करता है, क्योंकि रुबिस्को केल्विन साइकिल का सबसे मेन एंजाइम है। वैसे तो देखो सबके रोल अपने अपने जगह मेन है, लेकिन कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप को जो कर रहा है रुबिस्को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बन फिक्सेशन के लिए। बाकी जो एंजाइम है वो रीजनरेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम रुबिस्को को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन वाला स्टेप रुबिस्को कर रहा है। जो राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, उसके साथ एक वाटर भी ऐड हो जाता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन खत्म हो जाती है। उसके बाद एटीपी फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है, उसके बाद फिर रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखते हैं रुबिस्को एंजाइम कैसे एक्टिवेट होता है बाय रुबिस्को एक्टिवेज से। देखिए तो मित्रों जो एंजाइम है रुबिस्को, ये शुरू में शुगर फॉस्फेट से बाइंड रहता है, और जब ये बाइंड रहेगा शुगर फॉस्फेट से तब ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। और हम बात किसकी कर रहे हैं? रुबिस्को एंजाइम की। लिख देता हूं रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम के बारे में बातें हो रही है। एंजाइम लिंक्ड है शुगर फॉस्फेट से, तो एंजाइम इनएक्टिव है। अब काम क्या होगा? इस एंजाइम को रुबिस्को एक्टिवेज एटीपी की हेल्प से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एटीपी की हेल्प से इस शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को निकाल देता है। ये निकाल दिया, जो ये अटैच थी एंजाइम से, ये निकाल दिया और एंजाइम आ गया अब इस फॉर्म में, इस फॉर्म। किसने किया? रुबिस्को एक्टिवेज ने। और रुबिस्को एक्टिवेज एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, ये याद रखना। तो रुबिस्को एक्टिवेज ने एटीपी की हेल्प से, एटीपी यूज करके एंजाइम से शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल हटवा दिया और एंजाइम अब इस फॉर्म में है। अब जब इस फॉर्म में है तो यहां से एंजाइम में से या
एंजाइम से निकल जाएगा एक प्रोटॉन आयन, मतलब यहां पर स्टेप आएगा डीप्रोटोनेशन, और इसके दौरान प्रोटॉन निकल गया। अब जब इस एंजाइम से एक प्रोटॉन निकल गया तो मित्रों ये रह जाएगा NH2 की फॉर्म में, ठीक है। फिर से क्या होता है, फिर से एक प्रोटॉन निकल जाता है, लो जी, मतलब फिर से हुआ डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन प्रोटॉन को जोड़ना और प्रोटॉन को निकालना डीप्रोटोनेशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। डीप्रोटोनेशन हो गया, प्रोटॉन निकल गया, अब एंजाइम आ गया इस फॉर्म में, NH फॉर्म में। अब इस एंजाइम का होगा कार्बामिलेशन, बोले तो रिएक्शन का नाम है कार्बामाइलेशन, और कार्बामाइलेशन के दौरान CO2 ऐड हो जाएगी, CO2 ऐड हो जाएगी, और जो ये CO2 है ये कैटालिटिक CO2 है मित्रों। कैसी CO2 है? कैटालिटिक, ये कैटालिटिक CO2 है। अब बात आएगी जी गुरुजी कैटालिटिक क्या है? मित्रों कोई भी चीज कैटालिटिक कब कहलाती है? जब वो किसी कंपाउंड में ऐड हो। मान लीजिए कोई एंजाइम है और एंजाइम में कोई चीज ऐड हुई ताकि एंजाइम अपनी रिएक्शन कर सके, इसलिए एंजाइम की हेल्प करने के लिए जब कोई चीज एंजाइम में ऐड होती है और एंजाइम अपना काम कर लेता है तो वो चीज निकल जाए, तो हम उस कंपाउंड को या उस एलिमेंट को कैटालिटिक बोल सकते हैं कि एंजाइम की हेल्प करने के लिए ऐड हुआ था, एंजाइम ने अपना काम कर लिया, वो एंजाइम से बाहर निकल गया, एंजाइम से हट गया, ना कि एंजाइम का पार्ट बना अटैच होने के बाद, तो वो चीज कैटालिटिक होती है। तो यहां पर जो CO2 ऐड होगी एंजाइम से वो कैटालिटिक CO2 होगी, ना कि स्टोचियोमेट्रिक CO2। स्टोचियोमेट्रिक CO2 भी हम देखेंगे कब ऐड होगी। लो जी करो ऐड। तो एंजाइम से मित्रों हो गई कैटालिटिक CO2 ऐड। लो जी कर दी। अब कैटालिटिक CO2 हो गई ऐड, कोई बात नहीं, इस स्टेप को हमने बोला कार्बामाइलेशन। अब क्या होगा? अब मित्रों इस फॉर्म से, जो एंजाइम की ये फॉर्म है, इस फॉर्म में ऐड होता है मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम ऐड होगा। जब मैग्नीशियम ऐड होगा तो एंजाइम बन जाएगा ये ENH, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जुड़ गया मैग्नीशियम। तो अब जो ये एंजाइम बना, अब ये एंजाइम है एक्टिव एंजाइम। कैसा है? एक्टिव एंजाइम है। अब ENH कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम जब जुड़ा, और इस एंजाइम को हम बोलते हैं स्टेबल टर्शनरी कॉम्प्लेक्स। क्या है? ये बन गया स्टेबल टर्सरी कॉम्प्लेक्स। यहां पर एंजाइम स्टेबल नहीं था। जो कैटालिटिक CO2 है कभी भी भाग सकती है, इसलिए जरूरी है कैटालिटिक CO2 को ऐड रखना, और इस काम को करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम खुद से ऐड हो जाता है कि अब भाग कर दिखा, अब कैसे जाएगी। तो मैग्नीशियम अगर नहीं है मीडियम में,
तो क्या एंजाइम जो रुबिस्को एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में आ पाएगा? और एक्टिव फॉर्म है इसकी स्टेबल टर्सरी कॉम्प्लेक्स जो बना, ये वाला। तीन चीज है ना, 1 2 3, एक तो एंजाइम, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक मैग्नीशियम, तीन चीजों से बना है, इसलिए इसको बोला स्टेबल टर्सरी कॉम्प्लेक्स जो एक्टिव फॉर्म है। मैं लिख देता हूं, ये कैसी फॉर्म बन गई? एक्टिव फॉर्म बन गई, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब एक्टिव फॉर्म बन गई तो अपना काम करेगा एंजाइम जो रुबिस्को है। काम कैसे? क्या काम था रुबिस्को एंजाइम का? काम क्या था? रुबिस्को एंजाइम का काम था कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को करना, ठीक है ना। मतलब अब ये करेगा क्या? कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन में क्या ऐड होगा? CO2 ऐड होगी। और जो CO2 ऐड होगी ये कैटालिटिक होगी या स्टोचियोमेट्रिक होगी? ये होगी स्टोचियोमेट्रिक, ये कहलाएगी स्टोचियोमेट्रिक, स्टोचियोमेट्रिक। क्योंकि जो ये कार्बन ऐड होगी ये कंपाउंड से कभी भी निकल कर नहीं जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्टोचियोमेट्रिक। मतलब ऐड होने के बाद ये जिसमें ऐड होगी उसी का हिस्सा बन जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि जो कैटालिटिक थी वो जिसमें ऐड हो रही थी उसका हिस्सा नहीं बन रही थी, बाद में निकल जाती है, तो उसको हमने कैटालिटिक बोला, ये स्टोचियोमेट्रिक बोला। तो रुबिस्को क्या करेगा? रुबिस्को ये करेगा जो RUBP है, RUBP, RUBP क्या था? याद करिए केल्विन साइकिल को। RUBP था राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इसको चेंज कर देगा किसमें? प्रोडक्ट में। कार्बोक्सिलेशन करके CO2 को ऐड कर देगा RUBP में और प्रोडक्ट बन जाएगा। जो क्या बन रहा था? पहले तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, वो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, रिड्यूस होने के बाद 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन रहा था, उनमें करेगा तो प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद जो स्टेबल टर्सनरी कॉम्प्लेक्स था, या मैं बोलूं जो एक्टिव फॉर्म थी रुबिस्को एंजाइम की, वो फिर से आ जाएगी किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म। एंजाइम इनएक्टिव, एंजाइम फिर से कैसा हो गया? इनएक्टिव। इनएक्टिव बोले तो किस फॉर्म में? इस फॉर्म में आ गया फिर से। अब फिर से जब इस फॉर्म में आ गया है तो फिर से क्या करना होगा? फिर से रुबिस्को एक्टिवेज को लाओ भाई। रुबिस्को एक्टिवेज इस प्रोसेस के थ्रू रुबिस्को एंजाइम को एक्टिव करेगा, इस फॉर्म तक लाएगा। इस फॉर्म तक लाने के बाद फिर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। तो देखा ना मित्रों कि कैसे रुबिस्को एंजाइम केवल एक्टिव डे टाइम में ही हो सकता है। और वो कैसे? क्योंकि जो रुबिस्को को एक्टिव करेगा रुबिस्को एक्टिवेज, और रुबिस्को एक्टिवेज को कर रहा है थायरोडॉक्सिन, और थायरोडॉक्सिन को रिड्यूस हो रहा है PS1 की वजह से, और PS1 काम कर रहा है डे में लाइट की प्रेजेंस में। क्लियर है ना मित्रों मामला? चलिए जी, ये भी हो गया। मित्रों जो रुबिस्को होता है ना वो एक बड़ा ही मतलब कामचोर बोलिए, निकम्बा बोलिए, कुछ भी बोलिए, इस टाइप का एंजाइम होता है। वो कैसे? देखिए, जो रुबिस्को है, रुबिस्को ये मित्रों लीस्ट एफिशिएंट होता है। लीस्ट एफिशिएंट मतलब एफिशिएंसी तो इसकी बिल्कुल बहुत कम होती है, कामचोर टाइप का होता है। और एक चीज और है इसकी कि ये कैटालिटिकल, अगर हम बात करें अपने प्रोडक्ट के लिए, कैटालिटिकल एक तरह से इम्परफेक्ट होता है। रुबिस्को को अगर अपनी साइट पर मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा देगा, और अगर अपनी साइट पर मिल गई ऑक्सीजन ज़्यादा तो हम देखेंगे जो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था उससे ऑक्सीजन को भी जुड़वा देता है।
और करवा देगा फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है ना, ये दोनों काम रुबिस्को कर लेता है। इसको इस बात से मतलब नहीं है, मतलब कैटालिटिकली इम्परफेक्ट है रुबिस्को और लीस्ट एफिशिएंट है, कामचोर टाइप का है। और मित्रों एक बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कोई चीज कामचोर हो और कोई काम हमें समय पे करना हो तो उसका एक ही समाधान है, या तो उस कामचोर को बदल दीजिए, या फिर अगर सारे की सारे लोग ही इस तरह के कामचोर हैं तो एक काम करिए, उन लोगों की तादाद बढ़ा दीजिए, आप नंबर बढ़ा दीजिए। ठीक है, वो कम काम करता है, नंबर बढ़ा दीजिए ऐसे लोगों का, तो काम सही समय पे सही टाइम पर खत्म हो जाएगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा, तब आपकी बात दिमाग में घुसेगी। मित्रों मान लीजिए किसी का मकान का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का। अब कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दी लेबर। अब लेबर लगाई, सारी की सारी लेबर निठल्लू टाइप की, कामचोर टाइप की। थोड़ा काम करें, फिर कहीं जी बीड़ी पीनी है, और बीड़ी पीने बैठे जाए। फिर बीड़ी पिए, बीड़ी पी, सिगरेट पी, हुक्का पानी किया, उसके बाद फिर काम पर लग गई, थोड़ी देर काम किया, अब फिर से वो उसी काम पे जी चाय पानी पीनी है। अगर मित्रों लेबर इस काम से करेगी तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंस्ट्रक्शन का काम एक प्रॉपर टाइम पर करना है तो इस तरीके से तो नहीं होगा। अब दो ही समाधान है आपके पास, या तो उस लेबर को भगाइए, दूसरी लेबर लाइए। लेकिन पता लगे दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं, मतलब लेबर जितनी भी होती है सब इसी तरह की होती है, आप ये मानिए एक तरह से, फॉर एग्जाम्पल कि लेबर इसी तरह की है। तब आपको उस काम को करने के लिए क्या करना होगा? तब आपको करना यह होगा कि जो लेबर आपने पहले लगाई थी उसका नंबर बढ़ा दीजिए। अब पहले अगर आपने 5 लोग लगाए थे तो 5 ना लगाकर आप 10 लोग लगाइए, अगर आप उस काम को निर्धारित समय पर खत्म करना चाहते हैं तो। अब नेचर भी यही करता है। क्या करता है? रुबिस्को जो एंजाइम है वो लीस्ट एफिशिएंट है, अपने सबस्ट्रेट के लिए कैटालिटिकली इम्परफेक्ट है। तो नेचर क्या करता है, इसका समाधान एक तरीके से निकालता है कि इसकी अमाउंट ही बढ़ा दो। इसलिए मित्रों रुबिस्को एक ऐसी प्रोटीन है, एंजाइम बोले तो क्या प्रोटीन, रुबिस्को एक ऐसी प्रोटीन है जो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा है। आपसे एग्जामिनर पूछे या कोई भी पूछ ले कि आप ये बताइए इस अर्थ पर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है, तो मित्रों आप बता देना रुबिस्को। रुबिस्को से ज्यादा इस अर्थ पर कोई और दूसरी प्रोटीन है ही नहीं। कारण इसकी एफिशिएंसी में इतना कम है ना कि इसकी जरूरत केवल तभी पूरी हो सकती है नेचर में जब ये नेचर में ज्यादा हो। भाई या तो ये एफिशिएंट हो जाए तब तो इसकी अमाउंट कम हो तो चल जाएगी, लेकिन जब है ही लीस्ट एफिशिएंट तब तो इसकी अमाउंट नेचर को ज़्यादा रखनी होगी। इसलिए अर्थ पर रुबिस्को सबसे ज़्यादा मिलने वाली प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। ये मित्रों आप याद रखें। ठीक है मित्रों, एक हमने ये देख लिया। एक मित्रों हम ये देखते हैं कि लाइट और क्या करती है। मित्रों एक एंजाइम बताया था, टारगेट एंजाइम आपको याद हो तो फॉस्फोराइबुलोकाइनेज। जो फॉस्फोराइबुलोकाइनेज होता है ना, फॉस्फोराइबुलोकाइनेज, और इसके साथ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, अगर लाइट नहीं है तब ये दोनों एंजाइम एक प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं जिसका नाम है CP12 प्रोटीन।
CP12 ये प्रोटीन है। जब ये दोनों एंजाइम बाइंड हो जाते हैं, मतलब दोनों प्रोटीन बाइंड हो गई, फॉस्फोराइबोलोकाइनेज एंजाइम, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एसोसिएट हो गई CP12 प्रोटीन के साथ, एक सुप्रामोलिक्यूलर फॉर्म बना देती हैं। सुप्रामोलिक्यूलर फॉर्म, सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। और ये जो सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स होता है ये किसी काम का नहीं होता। अगर ये फॉर्म बन गई तो ये केल्विन साइकिल में अपने रोल प्ले नहीं कर सकते एंजाइम्स। ना फॉस्फोराइबोलोकाइनेज करेगा, ना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज करेगा। कब? जब लाइट नहीं है तब। अब समझना ये होगा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए क्यों हो रहा है ऐसा। मित्रों, होता ये है कि जब लाइट है, जब लाइट प्रेजेंट है, और लाइट प्रेजेंट कब है? ड्यूरिंग डे टाइम, ड्यूरिंग डे, पूरा ये लिखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ना, ये सही रहेगा। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या होगा? NADPH और NADP, NADPH टू NADP जो रेशो है, मैंने बोला इन प्रेजेंस ऑफ लाइट NADPH टू NADP रेशो ये होगा ज्यादा, ज्यादा होगा। और जैसे जैसे रात आएगी, डार्क पीरियड स्टार्ट होगा, नाइट टाइम आएगा। ये तो ड्यूरिंग डे टाइम था, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बोले तो डे टाइम। और जैसे जैसे लाइट की एब्सेंस होगी, डार्क की तरफ मामला जा रहा है, नाइट की तरफ मामला जा रहा है, तो NADPH टू NADP रेशो, NADP रेशो हो जाएगा कम, डिक्रीज हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। जब मामला ट्रांजिट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट से लेकर इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, लाइट में रेशो ज्यादा है NADPH टू NADP रेशो, डार्क में NADPH टू NADP रेशो कम है। ठीक है, तो दिन में होता क्या है और रात में क्या होता है? तो रात में यह होता है, ये रेशो कम है, तो जब ये रेशो कम होता है उस टाइम जो फॉस्फोराइबोलोकाइनेज है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में कैसे? सल्फर, यहां पे सल्फर और सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड होगा, यहां पे सल्फर, यहां पे सल्फर, सल्फर सल्फर के बीच में हो गया बॉन्ड। तो ये क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म है। और जब डे टाइम होता है, क्योंकि सीधी सी बात है भैया, रात का समय है, रात का समय है तो इसको रिड्यूस करने के लिए NADPH इतने हैं ही नहीं। इस रेशो का मतलब समझिए मित्रों, इस रेशो का मतलब ये है कि NADPH कम है और NADP ज़्यादा है। और मैं बोलूँ जब रेशो ज़्यादा है, ज़्यादा कब आएगा? जब NADPH ज़्यादा हो कंपैरेटिव टू NADP, तो रेशो ज़्यादा आएगा। कम कब आएगा? कम जब NADP ज़्यादा हो कंपैरेटिव टू NADPH।
तो ये तो है इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म किसकी? फॉस्फोराइबोनुक्लियोकाइनेज। और डे टाइम में मामला ये होता है SH SH, कोई बॉन्ड नहीं होता, SH SH, ये है एक्टिव फॉर्म। इसकी तो होता क्या है, मैंने 2 एंजाइम लिखे थे, फॉस्फोराइबोनुक्लियोकाइनेज, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो जब इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, तब हम देखेंगे मित्रों इस फॉर्म से ये दोनों एंजाइम की इस तरह की फॉर्म होती है, मतलब दोनों एंजाइम इस तरह से एसोसिएट होते हैं। जो मैं बना रहा हूं ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, और इनएक्टिव फॉर्म से CP12 प्रोटीन बाइंड रहती है। ये CP12 प्रोटीन मैंने बना दी। 2 एंजाइम है, फॉस्फोराइबोनुक्लियोकाइनेज जो इनएक्टिव था, जिसमें सल्फर सल्फर का बॉन्ड बना हुआ था, उससे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अटैच है, और ये दोनों एंजाइम फिर एसोसिएट हैं किसके साथ? CP12 प्रोटीन के साथ। अगर एंजाइम की ये फॉर्म है तब ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म। कब है जब ये इनएक्टिव? ये है ड्यूरिंग इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, या बोले इन एब्सेंस ऑफ डार्क। इन एब्सेंस बोल लीजिए मित्रों, थोड़ा फीलिंग अच्छी आएगी। इन एब्सेंस ऑफ लाइट, लो जी, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये तो ठीक नहीं है ना। इन 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 प्रेजेंस ऑफ डार्क ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। तो इन एब्सेंस ऑफ लाइट में मामला एंजाइम्स का कुछ ऐसा रहेगा कि CP12 प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है और एक सुप्रामोलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बना होगा और एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे। लेकिन जब डे होगा तो डे टाइम में मामला ये होगा, और ये एंजाइम किसी भी C12 प्रोटीन से एसोसिएट नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तो ये दोनों एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होंगे, और जब एक्टिव फॉर्म में होंगे तो मित्रों ये अपना काम करेंगे केल्विन साइकिल में, जो भी इनका काम है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि कैसे लाइट फॉस्फोराइबोनुक्लियोकाइनेज को और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है वो एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक तो थायरोडॉक्सिन वाला मामला है कि थायरोडॉक्सिन, भाई देखो ना, थायरोडॉक्सिन क्या करेगा? थायरोडॉक्सिन ही तो करेगा जो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन रहा है इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा इस फॉर्म में, ये तो थायरोडॉक्सिन ही करेगा। और ऐसा ही ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ करेगा, उसमें जो सल्फर सल्फर का बॉन्ड होता है उसको थायरोडॉक्सिन कर देगा रिड्यूस, सल्फर सल्फर का बॉन्ड खत्म और SH फॉर्म में आ जाएगा वो सल्फर। ठीक है ना? ये भी मामला है इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ लाइट में एंजाइम के एक्टिवेशन का। तो यहां भी आपने देखा। एक चीज और है मित्रों जो लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकती है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट में नहीं हो सकती। वो क्या? वो भी समझिए मित्रों। जब लाइट होगी तो लाइट में आपको पता है ड्यूरिंग लाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑपरेट होगी। देखिए मैंने बना दिया जी ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कहोगे गुरुजी कितनी बार बनाओगे? अब मित्रों काम ही ऐसा है, कर क्या सकते हैं। लो जी, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन बना दी। तो ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो क्या रहा था? हो ये रहा था
कि प्रोटॉन अंदर आ रहे थे, प्रोटॉन जो भी थे वो अंदर आ रहे थे, प्रोटॉन इकट्ठा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था, मतलब ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रोटॉन स्ट्रोमल साइड, यहां पे स्ट्रोमा साइड लिख देता हूं मैं, ये स्ट्रोमल साइड है, स्ट्रोमल साइड या रीजन लिख दो यार, और ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन मैंने यहां लिख दी। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन आ रहे थे ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन, और साथ में जो ल्यूमन के अंदर मैग्नीशियम आयन थे, जो भी मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम इतना रेड से बनाए है ना, फीलिंग ताकि अच्छी आई। लो जी, इसके साथ साथ एक चीज और हो रही थी, जो मैग्नीशियम आयन होता है ल्यूमन के अंदर, ये मैग्नीशियम मैंने बना दिया। अब ज्यादा बनाऊंगा नहीं मित्रों, ज्यादा में ज्यादा समय लगेगा। तो ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन आता है ल्यूमिनल साइड में, और मैग्नीशियम ल्यूमिनल साइड से निकलकर चला जाता है स्ट्रोमल साइड में। यह होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या? स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन ल्यूमिनल साइड में आएंगे, और ल्यूमिनल साइड से मैग्नीशियम चला जाएगा स्ट्रोमल साइड में ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि ये मीडियम मोर बेसिक हो जाएगा। भाई ये मीडियम मोर एल्कलाइन होगा ना, ये मीडियम हो जाएगा मोर एल्कलाइन, और ये जो ल्यूमिनल है ये हो जाएगा मोर एसिडिक। मित्रों, जो मीडियम का मोर एल्कलाइन होना है ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जितने भी केल्विन साइकिल के जो एंजाइम्स हैं, मोस्ट ऑफ एंजाइम्स, वो केवल और केवल एक्टिव ही एल्कलाइन मीडियम में होते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना? ये तो आपकी समझ में आ गया कि कैसे स्ट्रोमल साइड का मीडियम एल्कलाइन हो जाता है और कैसे ल्यूमिनल साइड का मीडियम मोर एसिडिक हो गया। ये तो सीधी सी बात थी। स्ट्रोमल साइड से जो प्रोटॉन आ रहे थे, अंदर प्रोटॉन आ रहे हैं और मैग्नीशियम जो है वो बाहर जा रहा था। तो जब प्रोटॉन अंदर आ गए तो बाहर क्या रह गया था? इस साइड में तो OH रह गई ना मित्रों, स्ट्रोमल साइड में OH रह गई स्ट्रोमल साइड, और स्ट्रोमल साइड OH रह गए हैं, हाइड्रोक्सिल आयन रह गए स्ट्रोमल साइड में। तो हाइड्रोक्सिल आयन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिसिटी के लिए, बोले तो एल्कलाइन पीएच के लिए, और प्रोटॉन आयन रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? प्रोटॉन आयन रेस्पॉन्सिबल है एसिडिक के लिए। और स्ट्रोमा में मीडियम चाहिए भी कैसा? केल्विन साइकिल के एक्टिवेशन के लिए। केल्विन साइकिल के एक्टिवेशन के लिए चाहिए मीडियम वहां का मोर एल्कलाइन, जो केवल और केवल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। लाइट नहीं तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं, और जब फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं तो मित्रों स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन जाएगा ही नहीं ल्यूमिनल साइड, और जब प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं तो मित्रों क्या स्ट्रोमल साइड एल्कलाइन हो पाएगी? स्ट्रोमल साइड एल्कलाइन नहीं हो पाएगी। और जब एल्कलाइन मीडियम ही नहीं हुआ स्ट्रोमल साइड का, तो अब करो केल्विन साइकिल के एंजाइम्स को कैसे एक्टिव करते हो? प्लांट कर नहीं पाएगा तो केल्विन साइकिल चलेगी नहीं, और केल्विन साइकिल नहीं चली इसका मतलब डार्क रिएक्शन नहीं चल रही है। और कब नहीं चल रही है? जब डार्क है, जब नाइट टाइम है, लाइट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अब बात समझ में आ गई ना कि क्यों डार्क रिएक्शन, जो रिएक्शन है डार्क रिएक्शन वाली, वो भी केवल और केवल लाइट में चलती है। दिन में मतलब लाइट में चलेगी, दिन में चलेगी,
रात में वो नहीं चलती, या बोले इन एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं होगी, वो केवल और केवल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होती है। ठीक है मित्रों, मुझे लगता है लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है। क्वेश्चंस का याद रखना, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट तो सारा क्लियर करा ही दिया है। बाकी मित्रों, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर दें ताकि मैं आपको बता सकूं। इसी के साथ मित्रों, आपका केल्विन साइकिल वाला जो सेक्शन है वो फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है ना। रुबिस्को की एक ये भी क्वालिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको साइड पर मिली तो ठीक, कार्बोक्सिलेशन कर देगा, और नहीं तो फिर वो फोटो रेस्पिरेशन भी कर देता है अगर उसको वहाँ ऑक्सीजन मिल जाए। ये रुबिस्को की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन की जो प्रॉपर्टी थी वो तो नेचर में ना उसने बाद में इवॉल्व की। शुरू में तो रुबिस्को जो था वो ऑक्सीजनेशन के लिए ही जाना जाता था, उसका काम ही ऑक्सीजनेशन था। तो ऑक्सीजनेशन रुबिस्को की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जो प्रॉपर्टी उसने बाद में नेचर में एक्वायर की वो कार्बोक्सिलेशन था, जो जरूरी बन गया। ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।